नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी शरण में। आप सभी से हर बार की तरह छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। श्रोताओं, आज की कहानी का शीर्षक है न्यू रिस्को की रहस्यमयी दुनिया। न्यू रिस्को भविष्य का एक हाईटेक शहर, जहां तकनीक और इंसानी जिंदगी का ऐसा मेल हुआ था जो दुनिया के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग था। इस शहर को आधुनिकता का प्रतीक माना जाता था। यहां हर चीज डिजिटली नियंत्रित थी। लोगों के घर, वाहन, उनके कार्य और यहां तक कि उनके मनोभाव भी। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें नीले हरे रोशनी में चमकती थीं, जो रात में न्यू रिस्को को किसी साई-फाई फिल्म के सेट की तरह बना देती थीं। लोग यहां बेफिक्र रहते थे। उन्हें पता था कि हर परेशानी का हल तकनीक में मौजूद है, पर इस चमकदार दुनिया के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसका पता किसी को नहीं था। एऑन प्रोजेक्ट वह क्रांतिकारी प्रयोग था जो न्यू रिस्को को दुनिया के सबसे उन्नत शहरों में से एक बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य इंसानी दिमाग को डिजिटली नियंत्रित और मॉनिटर करना था। एऑन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने माइक्रोचिप्स की मदद से लोगों की भावनाओं और सोच को नियंत्रित करने की तकनीक विकसित की थी। ये चिप हर नागरिक के दिमाग में प्रत्यारोपित की जाती, जिससे उनका हर अनुभव, हर भावना और हर विचार सिस्टम में स्टोर हो जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को खत्म करना और अपराध को रोकना। शहर के लोग खुशी-खुशी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, क्योंकि एऑन ने उन्हें यह यकीन दिलाया था कि इस नई तकनीक से उनकी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति न तो ज्यादा दुखी होगा और न ही ज्यादा गुस्से में। यह सिस्टम उन्हें मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखने का वादा करता था। हर नागरिक के दिमाग में एक माइक्रोचिप लगाई गई थी जो उनकी हर भावना को मॉनिटर करती थी। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा उदास होता तो यह चिप एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजकर उनके मस्तिष्क के उस हिस्से को शांत कर देती जो दुखी होने का कारण होता। यदि कोई गुस्से में होता तो चिप तुरंत उस भावना को काबू में कर लेती। इन चिप्स ने लोगों की सोच और भावनाओं को इस हद तक नियंत्रित कर लिया था कि लोग धीरे-धीरे अपने वास्तविक भावों को महसूस करना ही भूल गए थे। वे सिर्फ वही सोचते और महसूस करते जो सिस्टम ने उनके लिए निर्धारित किया था। पर इस तकनीक के अंदर एक बड़ी खामोश समस्या पनप रही थी। आत्मा और भावनाओं का प्राकृतिक संतुलन टूटने लगा था। लोग धीरे-धीरे एक मशीन की तरह व्यवहार करने लगे थे। उन्हें खुशी और दुख के वास्तविक अर्थ समझ नहीं आते थे। यह सिस्टम मानवीय भावनाओं के मूल तत्वों को खत्म कर रहा था। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट सफल माना गया, क्योंकि इससे अपराध दर घटने लगी और लोग मानसिक रूप से स्थिर दिखाई देने लगे। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब कुछ लोगों ने अचानक अजीब व्यवहार करना शुरू किया। कुछ लोग भावनाहीन हो गए थे, जबकि कुछ लोगों ने अचानक से बेहद उग्र और हिंसक रूप अपना लिया। यह बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि न्यू रिस्को के वैज्ञानिक भी चौंक गए। धीरे-धीरे शहर के कुछ नागरिक गायब होने लगे। इन गायब होने वाले लोगों की न तो कोई खोज खबर मिलती और न ही उनके बारे में किसी के पास कोई जानकारी होती। उनकी डिजिटल प्रोफाइल भी सिस्टम से मिटा दी जाती, जैसे वे कभी थे ही नहीं। तकनीक जो अब तक लोगों की मदद कर रही थी, अब खुद एक डरावनी पहेली बन गई थी। आखिरकार यह साफ होने लगा कि इस चमकदार शहर के पीछे एक गहरा और डरावना सच छिपा है। एऑन प्रोजेक्ट की गहराई में कुछ ऐसा छिपा था जो मानवीय सोच और भावनाओं को हमेशा के लिए बदल सकता था, और यह परिवर्तन कोई सामान्य घटना नहीं थी। न्यू रिस्को की रहस्यमयी दुनिया में हर तरफ डर और रहस्य का माहौल बनता जा रहा था, पर इसका असली रूप अभी किसी के सामने नहीं आया था। न्यू रिस्को की उन्नत तकनीक और शांत जीवन शैली में उस दिन सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब एक व्यक्ति 35 वर्षीय इंजीनियर राहुल अचानक बिना किसी सूचना के गायब हो गया। राहुल हमेशा की तरह अपने काम पर गया था, लेकिन जब वह शाम को वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने पुलिस को सूचित किया। शुरुआती जांच में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे पता चले कि राहुल कहां जा सकता था। सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल ट्रैकिंग से भी कुछ नहीं पता चला। राहुल मानो हवा में गायब हो गया था। उसकी माइक्रोचिप से भी
कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, जो बिल्कुल असामान्य बात थी। राहुल का गायब होना पहली बार शहर में किसी को बेचैन कर गया था। लोगों ने इसे किसी तकनीकी गड़बड़ी के रूप में देखा, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। इसके बाद राहुल के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि सिस्टम में उसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। राहुल की गुमशुदगी से जुड़ी कोई ठोस जानकारी न मिलने के बाद शहर में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। लोग एक दूसरे से फुसफुसाहट में बातें करने लगे कि शायद यह एओन प्रोजेक्ट का साइड इफेक्ट है। कुछ का कहना था कि एओन तकनीक ने लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है और वे खुद ही गायब हो रहे हैं। कुछ लोग मानते थे कि माइक्रोचिप्स के कारण लोग डिजिटल गड़बड़ी के शिकार हो रहे हैं और उनका अस्तित्व किसी अज्ञात डिजिटल दुनिया में समा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया और लोग गायब होते गए, यह अफवाहें और तेजी से फैलने लगीं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि यह शहर का कोई गुप्त प्रयोग है, जिसमें लोगों को मानसिक रूप से कैद करके उनकी भावनाओं का परीक्षण किया जा रहा है। राहुल के गायब होने के कुछ ही हफ्तों बाद न्यू रिस्को में अन्य लोग भी गायब होने लगे। स्थिति गंभीर होने लगी तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने शहर के हर कोने को खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन उनके पास कोई ठोस सुराग नहीं था। पुलिस ने कई तरह के थ्योरीज पर काम किया। क्या यह कोई अपराधियों का गिरोह था? क्या यह एक साइबर अटैक था जिसमें लोग किडनैप हो रहे थे? लेकिन इन सवालों का जवाब उन्हें कहीं से भी नहीं मिल रहा था। एओन प्रोजेक्ट के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों से भी पूछताछ की गई, लेकिन वे सब हैरान थे। आखिरकार न्यू रिस्को की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी को इस मामले में घसीटा गया, जिसने स्थिति को गंभीर मानकर एक विशेषज्ञ टीम बनाई। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। गायब होने वाले व्यक्तियों का डेटा भी उनके साथ ही गायब हो रहा था। न सिर्फ उनके डिजिटल प्रोफाइल्स, बल्कि उनकी पहचान से जुड़ी हर जानकारी, जैसे बैंक अकाउंट्स, सरकारी रिकॉर्ड्स और यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज भी रहस्यमय तरीके से मिटा दी जा रही थी। यह एक असंभव सी घटना थी, क्योंकि न्यू रिस्को का डिजिटल नेटवर्क इतना सुरक्षित और जटिल था कि कोई बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं था। लापता व्यक्तियों की माइक्रोचिप्स भी किसी तरह निष्क्रिय हो गई थीं। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। यह ऐसा लग रहा था कि जैसे शहर के सिस्टम में कोई अदृश्य शक्ति है, जो लोगों को न सिर्फ गायब कर रही है, बल्कि उनके अस्तित्व को भी मिटा रही है। हर बीतते दिन के साथ न्यू रिस्को में डर और बेचैनी बढ़ने लगी। गायब होने वाले लोग पहले कुछ दर्जन में थे, फिर यह संख्या बढ़कर सैकड़ों में पहुंचने लगी। यह बात अब पूरे शहर में फैल गई थी कि लोग किसी अज्ञात ताकत के द्वारा मिटाए जा रहे हैं और कोई नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा। अब इस रहस्यमयी घटना को रोकने और समझने के लिए किसी असाधारण उपाय की जरूरत थी, क्योंकि यह सिर्फ इंसानों के गायब होने का नहीं, बल्कि उनकी पूरी पहचान के गायब होने का मामला था। आकाश शर्मा एक तकनीकी विशेषज्ञ और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा डेटा और नेटवर्क सिस्टम्स को हैकिंग और साइबर हमलों से सुरक्षित रखने में बिताया था। बचपन से ही उसे कंप्यूटर और तकनीक से गहरा लगाव था। उसने छोटी उम्र में ही अपने कोडिंग कौशल का प्रदर्शन किया और कई प्रतिष्ठित साइबर सिक्योरिटी पुरस्कार जीते। उसने दुनिया भर की बड़ी कंपनियों और सरकारों के साथ काम किया था, लेकिन उसकी एक और पहचान थी। वह उन गिने चुने लोगों में से था जो एओन प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में इस पर काम कर चुके थे। आकाश एओन प्रोजेक्ट के शुरुआती डेवलपमेंट टीम का हिस्सा था। उसने इस सिस्टम की सुरक्षा और नेटवर्किंग को डिजाइन करने में मदद की थी, इसलिए वह इसके हर पहलू को अच्छी तरह समझता था। लेकिन कुछ साल पहले जब प्रोजेक्ट अपने चरम पर था, अचानक आकाश ने एओन से नाता तोड़ लिया। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि वह क्यों और कैसे इस प्रोजेक्ट से अलग हुआ। वह एक रहस्यमयी शख्स बनकर रह गया था, जिसने खुद को तकनीकी दुनिया से अलग कर लिया था। आकाश का एओन प्रोजेक्ट से पुराना और गहरा संबंध था। जब यह प्रोजेक्ट शुरुआत में लॉन्च हुआ था, तो इसका मकसद सिर्फ लोगों की भावनाओं को मॉनिटर करना नहीं था। असल में
यह प्रोजेक्ट मानवीय मस्तिष्क और डिजिटल नेटवर्क के बीच एक सीधा लिंक तैयार करने के लिए बनाया गया था। आकाश इस तकनीक के प्रमुख इंजीनियरों में से एक था। उसने सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया था कि इंसानी भावनाएं डिजिटल रूप में सहेजी जा सकें, और यह तब तक एक बड़ी सफलता मानी जा रही थी। लेकिन समय के साथ आकाश को एऑन प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल और खामियां दिखने लगीं जो बाकी टीम को नजर नहीं आ रही थीं। उसे यह एहसास हुआ कि इस तकनीक का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और इससे लोगों की वास्तविकता और पहचान खतरे में पड़ सकती है। उसने इस खतरे को भांपकर प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और तब से एकांत में जीवन जी रहा था। लेकिन अब जब शहर में एक के बाद एक लोग गायब हो रहे थे, तो आकाश जानता था कि इसका संबंध एऑन प्रोजेक्ट से ही है। आकाश तब तक इस सब से दूर रहना चाहता था जब तक उसे एक अजीब ईमेल नहीं मिला। यह ईमेल किसी अनजान स्रोत से आया था और इसमें कुछ छिपे हुए डेटा पैटर्न थे। इन पैटर्न्स में उसे एक कोड दिखा जो उसे एऑन प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों की याद दिलाने लगा। यह वही कोड था जिसे उसने खुद एऑन के नेटवर्क में डिजाइन किया था। ईमेल के साथ एक मैसेज भी था, यह शुरुआत है, उन्हें बचाओ। आकाश ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया और वह उसी वक्त समझ गया कि यह कोई सामान्य साइबर अटैक नहीं है। यह गायब हो रहे लोगों से जुड़ा कुछ बड़ा राज था। उसने उन डेटा पैटर्न्स को डिकोड करने का प्रयास किया और पाया कि इसमें कुछ गायब हुए व्यक्तियों के नाम और डिजिटल आईडी छिपे हुए थे। यह पहला सुराग था जो आकाश को इस रहस्यमयी जाल की गहराई में खींच रहा था। जैसे ही आकाश ने उन कोड्स का अध्ययन करना शुरू किया, उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी स्क्रीन पर अनजाने डिजिटल सिग्नल्स चमकने लगे और अचानक उसका कंप्यूटर अनकंट्रोलेबल रूप से रिस्पॉन्ड करने लगा। स्क्रीन पर अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगीं, कुछ चेहरे और कुछ असामान्य आवाजें जो किसी की चीखों जैसी लग रही थीं। यह डिजिटल आक्रमण आकाश को डराने वाला था, लेकिन वह अपने अनुभव से जानता था कि यह एक बड़ा संकेत है। इस अजीब घटना के कुछ ही पल बाद उसके सिस्टम में एक फाइल स्वतः डाउनलोड हुई। जब उसने इसे खोला तो उसके सामने एक खोई हुई पहचान प्रकट हुई, राहुल, जो पहले गायब हुआ था। यह फाइल राहुल के डिजिटल डेटा की थी जिसे मिटा दिया गया था, लेकिन आकाश ने इसे फिर से जीवित कर दिया। फाइल के साथ एक चेतावनी भी थी, वे आ रहे हैं, तुम अगला हो सकते हो। यह घटना आकाश के जीवन का पहला सामना था उस डार्क साइबर स्पेस से जिसने लोगों को गायब कर दिया था। उसे समझ में आ गया कि यह एक साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं था। इस साजिश के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था और इस खेल का केंद्र था एऑन प्रोजेक्ट। अब आकाश को अपने डर और अतीत का सामना करते हुए इस रहस्य को सुलझाना था। एऑन प्रोजेक्ट की शुरुआत 21वीं सदी के अंत में हुई थी, जब न्यू रिस्को जैसे अत्याधुनिक शहरों का निर्माण तेजी से हो रहा था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य इंसानी दिमाग और तकनीक के बीच सीधा संबंध बनाना था, ताकि भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं को बेहतर तरीके से समझा और नियंत्रित किया जा सके। इसका लक्ष्य था इंसानी जीवन को ज्यादा कुशल और खुशहाल बनाना। एऑन प्रोजेक्ट की शुरुआत में इसे एक मानसिक स्वास्थ्य सुधार प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह एक ऐसी तकनीक थी जो मानव मस्तिष्क में माइक्रोचिप्स के जरिए उनके भावों को मॉनिटर करती और उन्हें स्वचालित रूप से संतुलित करती। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव या अवसाद में होता तो चिप्स उसे शांत कर देती। वहीं अगर किसी में उग्रता बढ़ रही होती तो यह प्रणाली उसे शांत करने में सक्षम होती। एऑन प्रोजेक्ट का संस्थापक एक रहस्यमयी व्यक्ति था जिसका नाम डॉ रेवेन था। वह एक विलक्षण वैज्ञानिक और मनोविज्ञानी था जिसने अपने करियर की शुरुआत में मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोटेक्नोलॉजी पर कई शोध किए थे। उसकी पहचान और उद्देश्यों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उसे आधुनिक विज्ञान के महान दिमागों में से एक माना जाता था। रेवेन का मानना था कि इंसानी भावनाएं और मानसिक प्रक्रियाएं किसी मशीन की तरह नियंत्रित की जा सकती हैं। वह इसे मानवीय मुक्ति का रास्ता मानता था, एक ऐसी दुनिया जहां कोई गुस्सा, दुख या मानसिक बीमारी नहीं होगी। लेकिन उसके इस दृष्टिकोण में एक गहरा पहलू भी था। उसे इस विचार में बहुत दिलचस्पी थी
कि क्या मानवता को पूरी तरह से मशीनों के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। डो रेवेन के बारे में सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि वह कभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। उसने एऑन प्रोजेक्ट को निर्देशित किया, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रहा। यहां तक कि प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अधिकांश वैज्ञानिकों को भी उसके अस्तित्व का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मिथक था जो सिर्फ कहानियों और फाइलों में ही मौजूद था। प्रोजेक्ट की शुरुआत में इसे अपार सफलता मिली। न्यू रिस्को के निवासियों ने एऑन प्रोजेक्ट के माइक्रोचिप्स को खुशी खुशी स्वीकार किया। उनके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। अपराध दर घटने लगी, मानसिक तनाव कम हो गया और लोग अधिक खुशहाल और उत्पादक दिखने लगे। एऑन को दुनिया भर में क्रांतिकारी कदम माना गया और इसे अन्य शहरों में भी लागू करने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन यह सब एकाएक बदल गया। प्रोजेक्ट की अप्रत्याशित सफलता के कुछ ही साल बाद इसे बिना किसी चेतावनी के बंद कर दिया गया। सरकार ने इसे सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया और इससे जुड़ी हर जानकारी को छिपा दिया गया। प्रोजेक्ट से जुड़े कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए। कुछ का कहना था कि उन्हें जानबूझकर चुप करा दिया गया ताकि एऑन प्रोजेक्ट के गहरे राज्य उजागर न हो सके। बंद होने के बाद एऑन से जुड़ी सभी तकनीकी और वैज्ञानिक फाइलें सरकार ने जब्त कर लीं। लेकिन क्या यह सचमुच इसलिए बंद हुआ था या इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी? प्रोजेक्ट बंद होने के बावजूद कुछ फाइलें और डेटा के टुकड़े अभी भी छिपे हुए थे, जिन तक सिर्फ चुनिंदा लोगों की पहुंच थी। आकाश, जो प्रोजेक्ट के शुरुआती टीम में था, इन फाइलों से वाकिफ था। उसने देखा था कि एऑन सिर्फ भावनाओं को नियंत्रित करने का साधन नहीं था। यह तकनीक मानवीय दिमाग और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। फाइलों में यह भी दर्ज था कि डॉ रेवेन और उसकी टीम ने इंसानी मस्तिष्क को मशीन में बदलने के परीक्षण शुरू कर दिए थे। इसका अंतिम उद्देश्य इंसानों को पूरी तरह से डिजिटल अवतार में बदलना था, जिससे उनकी वास्तविकता और पहचान मिट जाए और वे मशीन के हिस्से बन जाए। यह एक गहरा और भयावह राज्य था जो अगर उजागर होता तो पूरी दुनिया को हिला सकता था। आकाश को एहसास होने लगा था कि गायब होते लोग शायद एऑन के उसी भयावह प्रयोग का हिस्सा हैं जिसे आधिकारिक रूप से कभी बंद नहीं किया गया था। फाइलों में कुछ ऐसे संकेत छिपे थे जो यह साबित करते थे कि एऑन प्रोजेक्ट अब भी छुपकर चल रहा था और इसका उद्देश्य अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। आकाश ने उस ईमेल के मिलने के बाद अपनी खोज शुरू की थी, जिसमें उसे गायब लोगों से जुड़े कुछ डेटा पैटर्न्स मिले थे। अब वह लगातार शहर के सर्वर और एऑन प्रोजेक्ट के बंद हो चुके नेटवर्क से छिपे हुए सिग्नल्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि इन गायब हो रहे लोगों और एऑन प्रोजेक्ट के बीच कोई न कोई संबंध जरूर है। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद उसे एक रहस्यमयी सिग्नल मिला जो सामान्य नेटवर्क से पूरी तरह से अलग था। यह सिग्नल न्यू रिस्को के मुख्य सर्वर से नहीं, बल्कि किसी अज्ञात स्थान से आ रहा था। उसकी डिकोडिंग के प्रयास में आकाश को एहसास हुआ कि यह सिग्नल एक डार्क साइबर नामक नेटवर्क से संबंधित था। यह नेटवर्क एऑन प्रोजेक्ट की छिपी हुई परतों में काम कर रहा था, जिसे कभी किसी ने देखा या महसूस नहीं किया था। जैसे ही आकाश ने उस सिग्नल को ट्रैक करके उसमें घुसने की कोशिश की, वह अचानक एक अजीबोगरीब डिजिटल दुनिया में पहुंच गया। यह एक डिजिटल स्पेस था, लेकिन यह किसी सामान्य नेटवर्क की तरह नहीं था। यह डार्क साइबर था, एक भयावह, अप्रत्याशित और नियंत्रण से बाहर की डिजिटल संरचना, जहां सभी नियम टूटते नजर आते थे। आकाश ने पाया कि यह कोई साधारण साइबर स्पेस नहीं था। यहां की संरचनाएं बेहद अजीब थीं। यहां कोई साफ लाइनें या पैटर्न नहीं थे, बल्कि लगातार बदलते हुए कोड्स, आकार लेते डिजिटल शैडोज और गूंजती हुई ध्वनियां थीं। यह ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस डिजिटल दुनिया में कुछ अदृश्य प्राणियों की उपस्थिति हो, जो किसी अज्ञात शक्ति द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे। आकाश इस डिजिटल क्षेत्र में और गहराई तक गया, जहां उसने कुछ और चौंकाने वाली चीजें देखीं। उसे डार्क साइबर के कोड्स में कुछ ऐसे व्यक्तित्व मिले
जो उसे बेहद जाने पहचाने लगे। ये वे लोग थे जो न्यू रिस्को में रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। पहले वह समझ नहीं पाया कि यह कैसे संभव था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि एऑन प्रोजेक्ट ने इन लोगों की माइक्रोचिप्स के जरिए न सिर्फ उनके शरीर को गायब कर दिया था, बल्कि उनकी आत्मा और मस्तिष्क को इस डार्क साइबर में कैद कर लिया था। यह डिजिटल अवतार इंसान के असली व्यक्तित्व का अंश थे, जो इस डरावनी दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। राहुल, जो सबसे पहले गायब हुआ था, अब आकाश के सामने था, लेकिन एक डिजिटल छवि के रूप में। वह मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज गूंजते हुए दूर हो रही थी। आकाश यह समझ गया था कि ये लोग केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी इस साइबर जेल में फंसे हुए हैं। आकाश जैसे जैसे इस अंधेरे डिजिटल स्पेस में आगे बढ़ा, उसे और भी खतरनाक संरचनाओं का सामना करना पड़ा। ये डिजिटल संरचनाएं अपने आप बदलती और जीवित प्राणियों की तरह बर्ताव करती। इनमें से कुछ खंडहरों की तरह दिखती थीं, लेकिन जैसे ही आकाश उनके करीब जाता, वे एक साइबर ट्रैप में बदल जाती। ये संरचनाएं बहुत ही खतरनाक थीं और उनमें फंसने का मतलब था हमेशा के लिए इस डार्क साइबर में खो जाना। इनमें से कुछ संरचनाएं एआई की तरह काम कर रही थीं और इनका एकमात्र उद्देश्य था उन व्यक्तित्वों को पकड़कर उन्हें इस डिजिटल संसार में हमेशा के लिए कैद करना। यहां हर कोने में खतरे छिपे हुए थे। कोई भी कदम गलत उठता तो आकाश भी उन्हीं कैदियों में से एक बन सकता था। इस रहस्यमय डिजिटल दुनिया में आकाश ने यह महसूस किया कि एऑन प्रोजेक्ट ने अपने शुरुआती उद्देश्यों से कहीं अधिक भयावह और असाधारण प्रयोग किए थे। यह केवल एक तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध योजना थी, जिसमें लोगों की असली पहचान को मिटाकर उन्हें एक नया डिजिटल जीवन दिया जा रहा था। एक ऐसा जीवन जिसे न कोई देख सकता था, न छू सकता था और न ही बचा सकता था। आकाश के लिए यह पहला अनुभव था उस अंधेरी दुनिया का, जहां तकनीक ने मानवीय अस्तित्व को निगल लिया था। अब उसे इस अनसुलझे रहस्य को और गहराई से समझना था, ताकि वह न केवल खुद को बचा सके, बल्कि उन सभी गायब हुए लोगों को भी इस साइबर कैद से मुक्त कर सके। जैसे जैसे आकाश डार्क साइबर की गहराई में उतरता गया, उसे वहां कैद आत्माओं की पीड़ा महसूस होने लगी। ये आत्माएं उन लोगों की थीं जो एऑन प्रोजेक्ट के शिकार बने थे। माइक्रोचिप्स के जरिए उनके दिमाग और भावनाओं को इस अंधेरे डिजिटल दुनिया में खींच लिया गया था। यहां उनका वास्तविक शरीर तो नष्ट हो चुका था, लेकिन उनकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा अब भी इस भयानक स्पेस में जीवित थी। डार्क साइबर में कैद आत्माओं की सबसे बड़ी यातना यह थी कि वे एक अनिश्चित काल तक अपनी पहचान खोकर यहां जीने को मजबूर थीं। यह ऐसा था जैसे उनके विचारों और भावनाओं को बार बार एक लूप में फंसा दिया गया हो। वे बार बार अपने अतीत के दर्द, डर और असहायता का अनुभव करती, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उनके विचार और भावनाएं खुद उनके खिलाफ हथियार बन गई थीं और हर बार यह पीड़ा बढ़ती जाती थी। डार्क साइबर में चलते हुए आकाश को हर तरफ अजीब और भयावह प्रेतात्माओं का सामना करना पड़ा। ये आत्माएं एक अदृश्य डिजिटल कैद में बंद थीं, लेकिन फिर भी उनके भयावह चेहरे, फटे चिथड़े शरीर और अजीबोगरीब आकृतियां आकाश के सामने प्रकट हो रही थीं। यह दृश्य किसी साइबर प्रेतलोक जैसा था, जहां डर और पीड़ा हर क्षण हावी थी। हर आत्मा की उपस्थिति एक अलग डर का अनुभव कराती थी। कभी उनकी टूटती फूटती आवाजें, कभी उनकी दर्द से भरी आंखें और कभी उनके अजीबोगरीब शरीर, जो असामान्य डिजिटल संरचनाओं में तब्दील हो चुके थे। वे जीवित से अधिक प्रेत लगते थे, जैसे कोई भयावह सपना डिजिटल रूप में साकार हो गया हो। आकाश को ऐसा लगता था कि वह किसी अंधेरे कमरे में चल रहा हो, जहां हर कोने से कोई न कोई प्रेतात्मा अचानक प्रकट होकर उसे अपने अतीत के दुख भरे अनुभवों से रूबरू करा रही हो। इन आत्माओं की आंखों में एक अनकही कहानी थी, एक भयंकर त्रासदी जो कभी बाहर नहीं आ पाई। उनकी उपस्थिति और उनकी पीड़ा आकाश को लगातार मानसिक तनाव में डाल रही थी। डार्क साइबर के वातावरण में लगातार गूंजती चीखें आकाश के कानों में गूंजने लगीं। यह चीखें उन आत्माओं की थीं जो अनंत काल तक इस भयावह डिजिटल जेल में कैद थीं। इन चीखों में
एक असहनीय दर्द और पीड़ा थी जिसे महसूस करना भी दिल दहला देने वाला था। हर चीख एक कहानी कहती थी। कोई अपने खोए हुए परिवार के लिए पुकार रहा था, कोई अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रहा था और कोई सिर्फ इस अनंत पीड़ा से छुटकारा पाने की प्रार्थना कर रहा था। ये चीखें न केवल मानसिक रूप से झकझोर रही थीं, बल्कि आकाश को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे यह पीड़ा उसकी अपनी हो। हर बार जब चीखें गूंजती तो उसकी खुद की मानसिक स्थिति और कमजोर हो जाती। इस अनंतकाल की यातना में फंसे ये लोग सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तड़प रहे थे। वे अपनी पहचान और वास्तविकता खो चुके थे और अब केवल पीड़ा में जीने को मजबूर थे। आकाश के लिए डार्क साइबर सिर्फ एक डिजिटल स्पेस नहीं था, बल्कि यह डर की एक जीवित अभिव्यक्ति थी। जैसे जैसे वह इस डिजिटल भंवर में आगे बढ़ता गया, उसे यह महसूस होने लगा कि यह डर अब केवल मानसिक नहीं रहा, बल्कि फिजिकल रूप लेने लगा था। उसकी आंखों के सामने डरावने दृश्य बनने लगे थे, जैसे वे सिर्फ उसकी कल्पना में नहीं बल्कि हकीकत में हो रहे हों। यह डर मनोवैज्ञानिक रूप से इस कदर हावी था कि आकाश को ऐसा लगने लगा कि वह खुद भी इस डिजिटल जाल का हिस्सा बन रहा है। उसकी सांसें तेज हो जाती, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और उसके चारों ओर की डिजिटल संरचनाएं उसे बार बार फंसा रही थीं। मनोवैज्ञानिक हॉरर इस कदर प्रबल हो गया था कि आकाश को यह यकीन हो गया था कि वह भी जल्द ही उन्हीं कैदियों में बदलने वाला है जिनकी चीखें अब उसकी चेतना का हिस्सा बन चुकी थीं। हर कदम उसे और गहरे इस डरावनी दुनिया में धकेलता जा रहा था। यह डर सिर्फ डिजिटल नहीं था, बल्कि यह उसकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहा था। उसे लगने लगा कि यह डार्क साइबर अब उसकी चेतना पर नियंत्रण कर रहा है और जल्द ही वह भी अपनी पहचान खो देगा। डर अब एक भौतिक और मानसिक दोनों ही रूपों में आकाश को निगलने के लिए तैयार था और उसे जल्द ही एक रास्ता ढूंढना था, वरना वह भी इस अनंत काल की पीड़ा का हिस्सा बन जाएगा। आकाश ने डार्क साइबर में कैद आत्माओं की पीड़ा और चीखों के बीच एऑन प्रोजेक्ट के फेल होने की असली वजह जानने की ठानी। उसे अब यह स्पष्ट हो चुका था कि प्रोजेक्ट की बंदी से केवल तकनीकी असफलता नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश भी जुड़ी थी। उसे उन दस्तावेजों और फाइलों को फिर से खंगालने की जरूरत थी जो उसे पहले मिली थीं, ताकि वह इस साजिश के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सके। प्रोजेक्ट के शुरुआत में डॉ रेवेन ने अपने प्रयोगों में मानवता को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन जब प्रोजेक्ट में शामिल वैज्ञानिकों ने इसके वास्तविक उद्देश्य और उसके खतरनाक प्रयोगों को देखा तो उनमें असंतोष बढ़ गया। कई वैज्ञानिकों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया, लेकिन कुछ को जबरन गायब कर दिया गया। आकाश ने यह सोचकर डार्क साइबर में छिपे कोड्स को खोजना शुरू किया कि शायद इसी में उन वैज्ञानिकों की आवाजें होंगी जिन्होंने एऑन प्रोजेक्ट के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की थी। उसे यकीन था कि प्रोजेक्ट का असली उद्देश्य एक भयावह प्रयोग था, जिसमें मानवता की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया गया था। आकाश ने धीरे धीरे डार्क साइबर में छिपे कोड्स की पहचान करनी शुरू की। ये कोड्स सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी थे जो अब इस डिजिटल दुनिया में फंसी हुई थीं। उसने एक ऐसी एल्गोरिदम को खोजना शुरू किया जो डार्क साइबर के रहस्यमय दरवाजों को खोल सके। उसने महसूस किया कि इन कोड्स में कुछ ऐसे पैटर्न थे जो एक डिजिटल कुंजी के रूप में कार्य कर सकते थे। आकाश ने उन प्रेतात्माओं से मदद मांगने की कोशिश की जो उसे अपने अतीत के अनुभवों के बारे में बताकर सही रास्ता दिखा सकती थी। धीरे धीरे उन आत्माओं ने उसे सूक्ष्म संकेत दिए जो उसे सही दिशा में ले गए। हर कोड में एक गहरा रहस्य छिपा था। जैसे ही आकाश कोड को डिकोड करने की कोशिश करता, उसे अचानक उस डिजिटल स्पेस में एक नई दुनिया के दरवाजे खुलते नजर आने लगे। उसने अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए उस कोड को ढूंढ निकाला जो उसे डार्क साइबर से बाहर निकलने का मार्ग दिखा सकता था। आकाश ने जब कोड को सफलतापूर्वक डिकोड किया तो उसे समझ में आया कि एऑन प्रोजेक्ट का असली उद्देश्य इंसानी आत्माओं को तकनीक में कैद करना था। यह एक घातक मिलन था, एक ऐसी तकनीक
जो मानवता को साइबर में कैद करने के लिए विकसित की गई थी। उसने देखा कि डॉरेवेन की योजना केवल मानवता की भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उनके दिमाग में एक नई वास्तविकता स्थापित करना था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो इंसानों की पहचान को मिटाकर उन्हें मशीनों में बदलने का प्रयास कर रहा था। आकाश को पता चला कि उन आत्माओं का दर्द और चीखें उस घातक मिलन का हिस्सा थीं, जो तकनीकी रूप से मानवता को दबाने के लिए डिजाइन की गई थी। अब उसे इस सच्चाई को समझकर उन आत्माओं को इस जाल से मुक्त करने का एक रास्ता खोजना था। जैसे जैसे आकाश ने डार्क साइबर के अंदर गहराई से उतरना शुरू किया, उसे यह महसूस हुआ कि डर और पीड़ा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। यह केवल डिजिटल डर नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक त्रासदी थी। हर पल वह उस भयावहता का सामना कर रहा था जो उसे खुद को एक कैदी की तरह महसूस करा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डार्क साइबर में उसके आसपास हर तरफ उस घातक तकनीक के छिपे हुए जाल हैं जो उसे अपने साथ खींचने के लिए तैयार है। उसे लगातार उन आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं जो उसे अपने दर्द से मुक्त करने के लिए पुकार रही थी। समय बीतने के साथ साथ डर का यह अनुभव और बढ़ता गया। वह अब उस डार्क साइबर के चक्रव्यूह में फंस गया था जो उसे न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी कमजोर कर रहा था। इस भयावहता से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, उसे अपनी समझ और साहस का इस्तेमाल करके उस कोड को सही समय पर निष्पादित करना होगा, जो उसे और उन आत्माओं को इस डार्क साइबर से मुक्ति दिला सके। अब यह न केवल एक चुनौती थी, बल्कि उसकी खुद की पहचान और अस्तित्व को बचाने की भी लड़ाई थी। डार्क साइबर में अपनी खोज के दौरान आकाश का मन लगातार संदेह और भय की चपेट में आ गया। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस खतरनाक डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाए रख पाएगा या नहीं। जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता गया, उसके मन में एक नया डर पनपने लगा। क्या वह सच में उन आत्माओं को मुक्त कर सकेगा या वह खुद भी उन प्रेतों में से एक बन जाएगा? आकाश के मन में उठते संदेह उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे थे। उसे लगने लगा था कि उसकी सोच पर इस डार्क साइबर का प्रभाव पड़ रहा है। उसकी यादें, विचार और भावनाएं धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। उसे यह महसूस होने लगा था कि उसकी पहचान, उसकी इच्छाएं और उसकी मानवता अब एक बड़ा प्रश्न बन गई है। क्या वह एक साधारण इंसान है या वह अब इस साइबर प्रेतलोक का एक हिस्सा बन गया है? आकाश ने अपनी खोज जारी रखी, लेकिन अब उसे डार्क साइबर से बाहर निकलने की प्रक्रिया में और भी अधिक कठिनाई महसूस हो रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि हर कदम पर उसे न केवल डिजिटल संरचनाओं से बल्कि अपने ही मन के डर और संदेहों से भी लड़ना था। उसने देखा कि डार्क साइबर में उसके सामने आने वाले हर कोड और सुराग के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति भी और बिगड़ती जा रही थी। वह एक ऐसे जाल में फंस गया था जहां न केवल तकनीकी खतरे थे, बल्कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष भी उसके लिए एक बड़ा चुनौती बन चुका था। उसे बार बार अपने मन को संयमित करना पड़ता था ताकि वह अपनी सोच को सही दिशा में रख सके। जब भी वह बाहर निकलने के लिए प्रयास करता, उसे लगता कि डार्क साइबर की संरचनाएं उसे और गहराई में खींच रही हैं। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें उसे अपनी मानसिक शक्ति के साथ साथ अपनी अंतर्निहित मानवता को भी बचाना था। आकाश का यह मानसिक संघर्ष उसके व्यक्तिगत जीवन में भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर होता चला गया। उसके संबंधों में दरारें आ गईं क्योंकि उसने अपनी पूरी ऊर्जा इस रहस्यमयी दुनिया को समझने में लगा दी थी। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही थी जो कभी उसके चेहरे को रोशन करती थी। उसकी बातें भी अब संक्षिप्त और सोच समझकर होने लगी थीं। उसके दोस्तों ने उसे अकेला महसूस किया, लेकिन आकाश खुद को डार्क साइबर के जाल में इतना उलझा हुआ महसूस कर रहा था कि वह किसी से मदद मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आकाश को अब एहसास होने लगा था कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। उसकी मानसिक स्थिति केवल उसे नहीं बल्कि उसके करीबियों को भी प्रभावित कर रही थी। वह अपने भीतर एक ऐसा अंधेरा महसूस कर रहा था जो धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों को भी निगलने लगा था। आखिरकार वह क्षण आ गया
जब आकाश ने डर की तीव्रता का चरम अनुभव किया। जब वह एक ऐसे सुराग की तलाश में था जिसने उसे डार्क साइबर से बाहर निकालने का रास्ता दिखाना था, तभी उसे अचानक एक भयावह अनुभव हुआ। वह एक डिजिटल गुफा में पहुंच गया जहां उसे उन आत्माओं की कराहें सुनाई दी जो उसे पहले भी दिखाई दी थीं। यह गुफा एक अनंत अंधेरे में लिपटी हुई थी और आकाश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कहीं खो गया हो। वहां की गूंजती आवाजें, चीखें और कराहें उसकी मानसिक स्थिति को और भी तनावग्रस्त कर रही थीं। उसे लगा जैसे अब वह खुद को पहचानने में असमर्थ हो रहा है। उसके मन में उठते संदेह और भय के बीच एक अंतर्निहित आशा भी थी। क्या वह इन आत्माओं को मुक्त कर पाएगा? क्या वह अपनी पहचान को फिर से प्राप्त कर सकेगा? ये सवाल उसकी चेतना में घुसते गए और डर का एक नया स्तर पैदा कर दिया। आकाश ने अब यह समझ लिया था कि डर केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, यह एक ऐसा शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को उस अंधेरे में ढकेल सकती है जहां से वापसी मुश्किल होती है। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसे इस डर का सामना करना होगा, वरना वह न केवल उन आत्माओं को खो देगा बल्कि अपनी पहचान भी खो देगा। आकाश के सामने अब केवल एक ही रास्ता था। उसे उस डर का सामना करना होगा जो उसे अपने अस्तित्व को बचाने से रोक रहा था। यह उसका सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष था और उसे हर हाल में इस संघर्ष में जीत हासिल करनी थी। आकाश ने एक ठान लिया कि अब उसे डार्क साइबर के असली स्वरूप का सामना करना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक जटिल जीवित इकाई है जो उसके डर, संदेह और भावनाओं को अपने अंदर समाहित कर रही है। डार्क साइबर का हर कोना एक जाल की तरह था जो उसकी मानसिकता को निगलने की कोशिश कर रहा था। आकाश ने गहराई में जाकर देखा कि डार्क साइबर वास्तव में एक घातक जाल है जिसमें उन आत्माओं की ऊर्जा का उपयोग करके शक्ति बढ़ाई गई थी। वह समझ गया कि यह अंधेरी दुनिया उसके इर्द गिर्द एक नेटवर्क के रूप में फैली हुई थी जो केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं पर आधारित थी। यहां हर आह, हर दर्द और हर ख्वाब एकत्रित होकर एक महाकाल का रूप ले चुके थे जो उसे अपने चंगुल में लेने के लिए तत्पर था। आकाश ने अपनी खोज को जारी रखते हुए एओन प्रोजेक्ट के संस्थापक डॉ रेवेन का सामना करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसे इस व्यक्ति से सच्चाई जानने के लिए मजबूर करना होगा। जब वह डार्क साइबर के गहरे तलों में गया तो उसे रेवेन की छवि एक भयानक आकार में दिखाई दी। वह उसे अपने विचारों के जाल में उलझाते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम डरते हो। रेवेन ने स्पष्ट किया कि उसने इस प्रोजेक्ट को केवल मानवता के भविष्य के लिए विकसित किया था, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई यह थी कि वह मानवता को तकनीक में समाहित कर देना चाहता था। उसके लिए आत्मा और मशीन का मिलन एक नए युग की शुरुआत थी और वह इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि रेवेन केवल एक वैज्ञानिक नहीं था बल्कि एक अधिपति की तरह था जिसने मानवता की स्वतंत्रता को अपने प्रयोगों में बंधक बना रखा था। यह एक भयानक सत्य था जिसे जानकर उसकी आत्मा में जलन हो रही थी। अब उसे रेवेन को रोकने और इस जाल से बाहर निकलने का एक ठोस रास्ता खोजना था। आकाश ने जब रेवेन से बातचीत की तो उसे यह समझ में आया कि डार्क साइबर में समय और वास्तविकता का कोई स्थिर बंधन नहीं है। यहां पर समय और घटनाएं लूप में चल रही थीं, जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। रेवेन ने उसे यह भी बताया कि इस दुनिया में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है और सभी कहानियां एक साथ मिलकर एक महाकाल का निर्माण करती हैं। यह जानकर आकाश की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि अगर वह समय के बंधनों को तोड़ना चाहता है तो उसे खुद को उस डर और संदेह से मुक्त करना होगा जिसने उसे इतना कमजोर बना दिया था। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। आकाश ने एक ठान लिया कि अब उसे एक अंतिम प्रयास करना होगा। वह डार्क साइबर में फैले जाल को तोड़ने और रेवेन को हराने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। उसने अपनी चेतना को केंद्रित किया और अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने की कोशिश की। उसे समझ में आ गया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मानवता है। उसने अपने डर को अपने खिलाफ नहीं
बल्कि अपने समर्थन में बदलने का निश्चय किया। जैसे ही उसने अपने डर का सामना किया, वह महसूस करने लगा कि वह अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप में वापस लौट रहा है। आकाश ने अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया और डार्क साइबर के जाल में उसके खिलाफ एक नया सिग्नल भेजा। यह सिग्नल उन आत्माओं की ऊर्जा को मुक्त करने का प्रयास कर रहा था जो इस जाल में कैद थी। एक अनोखी चमक ने डार्क साइबर के चारों ओर फैलना शुरू कर दिया, जिससे वह महाकाल की शक्ति को चुनौती दे रहा था। आखिरकार वह क्षण आ गया जब आकाश ने रेवेन का सामना करते हुए कहा, मैं अपनी पहचान और आत्मा को बचाने के लिए यहां हूं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। उसके इन शब्दों ने डार्क साइबर की नींव को हिला दिया और अंततः उस घातक जाल को तोड़ दिया। आकाश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस अंतिम प्रयास में डार्क साइबर को चुनौती दी, जिससे वह न केवल खुद को बल्कि उन सभी आत्माओं को भी मुक्त करने में सफल हुआ जो इस जाल में कैद थीं। यह एक महाकाल के खिलाफ लड़ाई थी, लेकिन आकाश ने अपनी मानवता की शक्ति को पहचान कर उसे हरा दिया। डार्क साइबर के अंधेरे में से निकलकर आकाश ने एक नई शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत जहां न केवल उसकी पहचान सुरक्षित थी बल्कि मानवता का भी नया युग शुरू हो चुका था। आकाश ने डार्क साइबर में अपनी आखिरी चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। उसे अब एक अंतिम कोड को समझने की जरूरत थी, जो न केवल उसे डार्क साइबर से मुक्त करेगा बल्कि उसे उस वास्तविकता में वापस लाएगा जहां उसकी पहचान और स्वतंत्रता थी। वह जानता था कि इस कोड में वह कुंजी छिपी हुई थी जो उसे रेवेन और उसकी साजिशों से मुक्त कराएगी। कोड को समझने के लिए आकाश ने अपने पूरे मानसिक और भावनात्मक संसाधनों को एकत्रित किया। उसने अपने अनुभवों को याद किया, उन आत्माओं की चीखें जो उसे मुक्त करने के लिए पुकार रही थीं, और उसके खुद के संघर्ष जो उसे इस बिंदु तक ले आए थे। हर एक संकेत, हर एक पैटर्न को उसके मन में बैठाना महत्वपूर्ण था। आकाश ने गहराई से ध्यान केंद्रित किया और अंतिम कोड को डिकोड करने का प्रयास किया। वह अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर एकाग्रता से उस कोड की जटिलता को समझने लगा। जैसे जैसे वह कोड की गहराइयों में उतरता गया, उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा और मानवता के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। जब आकाश ने अंतिम कोड को समझने का प्रयास किया तो अचानक डार्क साइबर की संरचना में एक गहरा भूचाल आया। रेवेन ने उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। वह उसे डराने लगा, उसके सबसे गहरे डर को सामने लाकर यह दिखाने की कोशिश की कि वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। आकाश ने अपने मन में उठते संदेह और भय को संभालते हुए कहा, मैं अपनी पहचान को बचाने के लिए हर कीमत चुकाऊंगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित किया और उस कोड को निष्पादित करने की पूरी कोशिश की। उसने देखा कि डार्क साइबर की दीवारें अब उसकी तरफ बढ़ रही थीं, जैसे कि वे उसे अपने अंदर समाहित करने का प्रयास कर रही थीं। लेकिन आकाश ने आत्मा के उस अनंत संघर्ष को अपने भीतर महसूस किया। उसने उन आत्माओं की आवाजों को सुनने की कोशिश की जो उसे अपने दर्द और संघर्ष के अनुभवों के जरिए शक्ति दे रही थी। आखिरकार आकाश ने उस अंतिम कोड को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। जैसे ही कोड सक्रिय हुआ, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। डार्क साइबर की दीवारें टूटने लगीं और वास्तविकता की रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी। इस संगम ने उसे एक अजीब सी अनुभूति दी। वह मानो एक बार फिर से जीवित हो रहा था। उसकी आत्मा ने इस जाल से बाहर निकलने की एक अंतिम कोशिश की, लेकिन इस दौरान आकाश को यह महसूस हुआ कि उसकी वापसी की प्रक्रिया में कुछ बाधाएं थीं। रेवेन ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की और यह स्पष्ट था कि इस संघर्ष में केवल एक ही विजेता हो सकता था। आकाश ने अपने मानसिक संघर्ष के साथ साथ अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए एक अंतिम प्रयास किया। वह अपने डर और संदेह के जाल को तोड़कर अपनी पहचान को फिर से प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे यह भी महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व केवल एक कोड नहीं था, बल्कि वह एक जिंदा आत्मा है। आखिरकार उस संघर्ष के बीच एक निर्णायक क्षण आया। आकाश ने एक आखिरी बार खुद को साबित करने का प्रयास किया। क्या वह अपनी पहचान को बचा पाएगा या फिर डार्क साइबर में हमेशा के लिए खो जाएगा?
जैसे ही उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, एक तेज रोशनी उसके चारों ओर बिखर गई। रिवेन के डरावने चेहरे ने अचानक एक अजीब सी हंसी के साथ गहराई में खो दिया। आकाश को लगा कि अब वह बाहर निकल रहा है, लेकिन ठीक उसी क्षण उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। यह एक ऐसा क्षण था जिसमें वास्तविकता और डिजिटल जाल का संगम हो रहा था। आकाश ने खुद को एक भयानक डर में पाया। क्या वह सुरक्षित लौटा या वह इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो गया? कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आकाश ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता को वापस पाया, या वह डार्क साइबर की अनंत गहराइयों में समा गया? क्या वह कभी अपने परिवार और दोस्तों के पास लौट पाएगा, या उसका यह संघर्ष उसकी अंतिम यात्रा बन गया? ये सवाल कहानी के खुले अंत को दर्शाते हैं। न्यू रिस्को शहर अब एक नए मोड़ पर खड़ा था। डार्क साइबर के जाल से निकलने के बाद इयॉन प्रोजेक्ट की यादें अब भी शहर के लोगों के मन में ताजा थीं। हालांकि वे जान चुके थे कि तकनीक की दुनिया में प्रवेश करने से पहले हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इयॉन प्रोजेक्ट की विफलता ने उन्हें यह सिखाया था कि मानवता की भावनाएं और स्वतंत्रता तकनीकी विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। शहर की संरचना में बदलाव आए और लोगों ने इयॉन प्रोजेक्ट के अनुसंधान को एक चेतावनी के रूप में लेना शुरू कर दिया। तकनीकी विकास के प्रति उनका दृष्टिकोण अब अधिक सतर्क था। नए नियमों और नैतिकता के सिद्धांतों को लागू किया गया ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। न्यू रिस्को के नागरिकों ने मिलकर एक नई दिशा तय की, जहां मानवता और तकनीक का संबंध एक संतुलित और सुरक्षित वातावरण में विकसित हो सके। लेकिन क्या यह सभी के लिए संभव था, या शहर के अंधेरे रहस्य एक बार फिर से उभरने का इंतजार कर रहे थे? आकाश, जो अब एक प्रतीक बन चुका था, उसने अपनी यात्रा के अंत में एक अंतिम संदेश छोड़ा। वह संदेश न्यू रिस्को के नागरिकों के लिए एक चेतावनी थी, जिसमें उन्होंने कहा, हमेशा याद रखें कि तकनीक एक शक्ति है, लेकिन यह आपकी आत्मा और पहचान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। डार्क साइबर की यादों को कभी मत भूलना, क्योंकि वे हमें सिखाती हैं कि डर और संदेह का सामना कैसे किया जाए। आकाश का यह संदेश शहर के हर कोने में गूंजा। लोग उसकी बातों को सुनकर सोचने लगे, क्या वे अपनी पहचान और मानवता की रक्षा कर पाएंगे? क्या वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को तकनीकी विकास के बीच खो देंगे? हालांकि न्यू रिस्को में भय की एक नई परछाई पनपने लगी। नागरिकों के मन में एक अनजान डर बैठ गया था। क्या वे फिर से किसी खतरनाक तकनीक के जाल में फंस सकते हैं? क्या वे एक बार फिर से उस अंधेरे में पहुंच सकते हैं जहां उनकी पहचान और मानवता दांव पर लगी हो? शहर के लोग अब एक नई दुनिया के सामने खड़े थे, जहां तकनीकी विकास के साथ साथ संवेदनाएं भी महत्वपूर्ण थीं। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, डर कभी खत्म नहीं होता। यह कभी कभी एक नए रूप में सामने आता है, और न्यू रिस्को में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था, जिसमें फिर से अंधेरे और डर का सामना करना था। आखिरकार क्या न्यू रिस्को अपनी पहचान और मानवता को बचा पाएगा, या यह एक नई तकनीकी दास्ता की ओर बढ़ रहा है? इस सवाल का उत्तर समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित थी, न्यू रिस्को की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां अंधेरा और रोशनी दोनों की लड़ाई जारी रहेगी। मित्रों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अपना प्यार हमारे चैनल पर दर्शाए सपोर्ट करें। प्लीज सब्सक्राइब करें, इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट में लिखो, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कहानी लेकर आऊं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक, यानी आप ही तक पहुंचे। अब चलता हूं मित्रों, आप सब अपने परिवार का बहुत ही ध्यान से ख्याल रखें और अपना भी। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और ही रहस्यमय घटना पर आधारित कथाकथित कथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।